अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहादुर मलिक और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं उर्दू टीवी। दोस्तों, मिस्र फ़िरौनों की सरज़मीन, एक ऐसी सरज़मीन जिसके सीने में कई पुरस्रार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हज़ारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं, वहीं जनसी ताल्लुकात में मिस्र के हुक्मरानों की आज़ाद तबीयत और बेरा रवी दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी नहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फ़िरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी बात और खिलाफे मामूल बात ना थी, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बयान करेंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलिका का खिताब दिया जा चुका है, क्योंकि ये मलिका, जिसे तारीख एनेक्सेनामून के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, इसके बाद अपने भाई और फिर इसके बाद अपने नाना की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। ऐसा वाकया ना तो पहले कभी तारीख में रूनुमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ। तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलिका की जिंदगी पर। तूतनखामन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसका आलीशान मकबरा गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी बहन एनेक्सेनामून के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी ज़िंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वीं हुक्मरान ख़ानदान की शहज़ादी थी जो 1350 क़ब्ल मसीह के दौरान पैदा हुई। इसका बाप यानी फिरौन आखनातन मजहबी तब्दीलियाँ करने के हवाले से खासा मशहूर है। आखनातन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता, जिनमें रा, आमन, हॉरस, ओजाइरस और आइसिस शामिल हैं। आखनातन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था, और इसने खुद अपना नाम आखनातन यानी आतन का बंदा रखा। जबकि आखनातन का एक कारनामा दारुल हुकूमत को थीबस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि इसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह इसकी आज़ादाना जनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। एनेक्सेनामून इसी फिरौन यानी आखनातन और मलिका नफरतीती की तीसरे नंबर की बेटी थी। इसकी दो बड़ी बहनों के नाम मेरी तीतन और मेकी तीतन थे। एनेक्सेनामून समेत ये तीनों शहजादियाँ अपने बाप की जनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में से एक बहन यानी मेकी तीतन अपने ही बाप यानी आखनातन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जाँ बहक हुई। फिरौन आखनातन की मौत के कुछ अरसे बाद जब तूतनखामन नया फिरौन बना तो शहजादी एनेक्सेनामून की शादी इससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तूतनखामन की उम्र 9 साल थी, जबकि एनेक्सेनामून उम्र में इससे कुछ बड़ी थी। याद रहे कि तूतनखामन भी आखनातन का बेटा था, यानी एनेक्सेनामून का ही भाई था, यानी दोनों बहन भाइयों की शादी आपस में कर दी गई थी। दोस्तों, आपको ये बातें काफ़ी अजीब तो लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के ख़ानदान को सूरज का अवतार कहा जाता था। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय कर दी जाती थीं। बाद अज़ां ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती रहीं। तूतनखामन की दरियाफ्त शुदा ममी इस बात का सबूत है कि तूतनखामन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर नहायत कमज़ोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तूतनखामन और मलिका एनेक्सेना ने नहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम और गुस्से का सबब बने थे, सब के सब ही वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके अपने पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तूतनखामन और एनेक्सेनामून की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमज़ोरी के सबब ज़्यादा अरसा ना जिंदा रह सकीं। इन दोनों बेटियों की ममियां फिरौन तूतनखामन के मकबरे से बरामद हो चुकी हैं। दोस्तों, एनेक्सेनामून और तूतनखामन के हालात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक 18 साल की उम्र में तूतनखामन की मौत वाक़या हो गई। अब एनेक्सेनामून अकेले ही तख्त की वारिस थी, लेकिन मलिका नफरतीती का बाप और एनेक्सेनामून का नाना, जिसका नाम अय्या था,
طوطا خامن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب ایا یعنی انکھسنامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ دوستو اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہر آثار قدیمہ کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے، جو کہ مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سپلیولیوما کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انکھسنامون سے کر دے، جس کے سبب انکھسنامون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائے۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کے طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انکھسنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مار دیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انکھسنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حکمران بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انکھسنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انکھسنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انکھسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انکھسنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، لیکن ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ دوستوں مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم میمز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انکھسنامون کی میمز ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انکھسنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبعی موت مری یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی۔ دوستو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ ہمارے مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔